प्यारे बच्चों, आज हम लोग मेटालर्जी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे आयरन का निष्कर्षण, लोहा का निष्कर्षण। तो देखिए आयरन के बारे में, आयरन का संकेत Fe, इसका परमाणु संख्या 26, परमाणु द्रव्यमान 56, किस ग्रुप का है तो आवर्त सारणी में 8वें वर्ग का, चौथे आवर्त का है और किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है। आयरन के जो मेन ओर्स जो हैं, जो मुख्य अयस्क हैं, मुख्य अयस्क ये हैं हेमाटाइट, या इसको रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन, आयरन का लाल ऑक्साइड भी कहा जाता है, Fe2O3। इसी से मुख्यतः लोहे का निष्कर्षण होता है। इसके बाद है लिमोनाइट, लिमोनाइट को हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन, आयरन का लोहा का आर्द्र ऑक्साइड, लोहा का आर्द्र ऑक्साइड इसको हिंदी में कह सकते हैं लोहा का आर्द्र ऑक्साइड, Fe2O3.3H2। एक बार यह जेईई में पूछा हुआ है। लिमोनाइट, मैग्नेटाइट जिसको मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन भी कहा जाता है, फॉर्मूला Fe3O4। सीडेराइट इसको स्पेसिफिक और भी कहा जाता है FeCO3, और आयरन पायराइट FeS2। ये हो गए लोहा के मुख्य अयस्क, जिसमें मुख्यतः निष्कर्षण किससे किया जाता है तो हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है। इंडिया में, अपने देश में, भारत में किन किन राज्यों में यह पाया जाता है प्रचुरता में तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार और कर्नाटक में। बिहार में आप लोग सुने होंगे कि सिंहभूम में लोहा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसको आप लोग नोट कर लें। इसके बाद हम लोग देखेंगे लोहे का निष्कर्षण। तो लोहा का निष्कर्षण इसके मुख्य अयस्क हेमाटाइट से किया जाता है। आपको अभी हम अयस्क बताए कि लोहे के कौन कौन से अयस्क होते हैं, तो हेमाटाइट अयस्क से लोहे का निष्कर्षण किया जाता है। आपको बताया गया है कि अयस्क से जब धातु का निष्कर्षण होता है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, अयस्क पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टान के रूप में पाया जाता है। सबसे पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं, जिसको कहते हैं क्रशिंग ऑफ द ओर। उसके बाद उन टुकड़ों को महीन पाउडर में बदलते हैं, जिसको पाउडरिंग ऑफ द ओर या पल्वराइजेशन ऑफ द ओर भी कहा जाता है, या इसको पल्वराइजेशन भी कहा जाता है। सबसे पहले अयस्क जो कि पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टान के रूप में पाया जाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदले, उसको हम लोग बोले क्रशिंग ऑफ द ओर। उसके बाद उन टुकड़ों को महीन पाउडर में बदले, जिसको पाउडरिंग ऑफ द ओर कहा जाता है। अब क्या करेंगे कि इसका सामना करेंगे। ये दोनों जो स्टेप है ये आपके सिलेबस में, बुक में नहीं है, इसलिए आप लोग एग्जाम में यहां से लिख सकते हैं अयस्क का सांद्रण से, इसको भी लिख देते हैं तो और अच्छी बात है। अब सांद्रण करेंगे। हेमाटाइट अयस्क जो है उसमें जो अशुद्धियां रहती हैं वे अयस्क की अपेक्षा हल्की रहती हैं। आपको बताया गया है कि यदि अयस्क भारी हो और अशुद्धियां हल्की हो तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। इसलिए इसका सांद्रण, हेमाटाइट अयस्क का सांद्रण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से करेंगे। इसका चुंबकीय पृथक्करण विधि से भी किया जा सकता है, क्योंकि लोहा जो होता है उसमें चुंबकीय गुण होता है, तो जो अचुंबकीय अशुद्धियां हैं वह चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग हो जाती हैं। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं और चुंबकीय पृथक्करण विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया सांद्रण। अब सांद्रण के बाद क्या करेंगे कि अयस्क का निस्तापन करेंगे। निस्तापन हम लोग पढ़े हैं कि वायु की अनुपस्थिति में की जाती है, लेकिन यहाँ पर इस केस में वायु की थोड़ी सी मात्रा उसमें प्रवाहित की जाती है, सीमित मात्रा, इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर कैल्सिनेशन निस्तापन किया जाता है। तो सीमित मात्रा में वायु क्यों प्रवाहित किया जाता है, तो देखिए निस्तापन से जो हेमाटाइट अयस्क है सांद्रण के बाद निस्तापन करेंगे तो क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला चीज की नमी, मॉइस्चर दूर हो जाता है। उसके बाद आपको बताया गया कि कार्बोनेट अयस्क का हम लोग निस्तापन करते हैं,
तो कार्बोनेट अयस्क यदि इसमें है तो यह डिकम्पोज कर जाएगा, उच्च ताप पर यह अपघटित हो जाएगा FeO और CO2। और यह FeO चूंकि वायु की सीमित मात्रा उसमें उपस्थित है, इसलिए FeO वायु के ऑक्सीजन से संयोग करके Fe2O3 बनाया। हमारा अयस्क भी Fe2O3 हेमाटाइट है और यह भी FeCO3 किसमें बदल गया, Fe2O3। इसके अलावा वायु सीमित मात्रा में इसलिए दिया जाता है कि इसमें हेमाटाइट अयस्क में सल्फर, आर्सेनिक और फास्फोरस जैसी अशुद्धियां मौजूद रहती हैं। ये अशुद्धियां सल्फर, आर्सेनिक और फास्फोरस जैसी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, यह गैस के रूप में निकल जाएगा। फास्फोरस भी P4O10 बनाएगा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, ये भी गैस के रूप में निकल जाएगा। आर्सेनिक भी रिएक्शन करके पेंटाऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ये भी वाष्प के रूप में निकल जाएगा। तो सल्फर, आर्सेनिक और फास्फोरस जैसी जो वाष्पशील अशुद्धियां अयस्क में, हेमाटाइट अयस्क में उपस्थित रहती है, वायु की सीमित मात्रा प्रवाहित करके गर्म करने पर ये वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करते हैं और ये ऑक्साइड निकल जाते हैं। और अयस्क जो होता है छिद्र युक्त हो जाता है, पोरस हो जाता है। तो ये हम लोग देखे निस्तापन से क्या क्या फायदे हैं और निस्तापन से क्या क्या होता है इसमें। तो पहले हम लोग क्रशिंग किए, पाउडरिंग किए, उसके बाद सांद्रण किए गुरुत्वीय पृथक्करण या चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, उसके बाद निस्तापन किए। निस्तापन में यहाँ एक चीज ऐड है कि वायु की सीमित मात्रा उसमें देंगे ताकि सल्फर, आर्सेनिक और फास्फोरस जैसी वाष्पशील अशुद्धियां जो है वे दूर हो। निस्तापन से क्या क्या फायदा हुआ ये देखें। अब हमको क्या मिल गया, तो Fe2O3, हेमाटाइट अयस्क Fe2O3 है और इसमें जो FeCO3 था वो भी किसमें बदल गया, Fe2O3। तो इस तरह हमको धातु का ऑक्साइड प्राप्त। अब हम लोग क्या करते हैं कि धातु के ऑक्साइड का अवकरण करते हैं। निस्तापन या जारण के बाद हम लोग जब स्टेप्स ऑफ मेटालर्जी पढ़े थे तो उसमें बताया गया था कि निस्तापन या जारण के बाद जो धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है उसका हम लोग अवकरण करते हैं धातु प्राप्त करने के लिए। तो इसका अवकरण हम लोग करते हैं प्रगलन द्वारा, स्मेल्टिंग द्वारा। इसको ब्लास्ट फर्नेस में लेकर के गर्म किया जाता है। इसको अभी हम लोग देखते हैं, तब तक आपने इसको नोट कर लिया। तो सबसे पहले क्रशिंग किए, उसके बाद पाउडरिंग, उसके बाद अयस्क का सांद्रण और उसके बाद निस्तापन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि प्रगलन करते हैं। ये वात्या भट्टी है, ब्लास्ट फर्नेस इसको कहा जाता है। ब्लास्ट फर्नेस का ये जो पोर्शन है इसको ट्यूबल कहा जाता है। इधर से हॉट एयर, गर्म हवा का झोंका इधर से तेजी से देते हैं जिसको ब्लास्ट कहा जाता है। हॉट एयर ब्लास्ट किया जाता है इसको, इसीलिए इसका नाम पड़ा ब्लास्ट फर्नेस, वात्या भट्टी। गर्म हवा का झोंका ब्लास्ट करते हैं इधर से, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, ब्लास्ट फर्नेस। ये नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पर एक होल होता है जिससे इसमें जो आयरन प्राप्त होगा, पिघला हुआ यहाँ से निकलेगा और यहाँ से स्लैग निकलता है। इधर से हम लोग चार्ज देते हैं। चार्ज ये है, चार्ज में क्या क्या होता है, तो चार्ज में होता है आपका हेमाटाइट Fe2O3 को और चूना पत्थर CaCO3, इसी को कहा जाता है चार्ज। तो चार्ज इधर से देते हैं, नीचे से गर्म किया जाता है तो सबसे अधिक टेम्परेचर नीचे होगा, ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर घटते जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये लोहे का बना होता है, स्टील सेल होता है और स्टील सेल में अंदर में ब्रिक्स का लाइनिंग होता है, फायर ब्रिक्स का लाइनिंग होता है। फायर ये स्टील का बना हुआ फर्नेस होता है, भट्टी होता है और अंदर में जो भीतरी सतह है इसमें फायर ब्रिक्स का लाइनिंग होता है, फायर ब्रिक्स की परत होती है। नीचे से गर्म किया जाता है, भट्टी में आपको जानते हैं कि नीचे से आग लगाया जाता है तो सबसे अधिक टेम्परेचर नीचे वाले पोर्शन में होगा, उसके बाद टेम्परेचर घटते जाता है। इधर से हम लोग चार्ज गिराते हैं। चार्ज का मतलब हो गया कि हेमाटाइट अयस्क को और
चूना पत्थर मिला करके, लाइमस्टोन मिला करके इसमें गिराया जाता है। टेम्परेचर और रिएक्शन के आधार पर इसको कई जोन में बांटा जाता है। सबसे नीचे जो जहां का टेम्परेचर 2170 केल्विन के आसपास है, इसको कहते हैं दहन का क्षेत्र, जोन ऑफ कंबशन। क्योंकि आप देख सकते हैं रिएक्शन कि दहन के क्षेत्र में जो कोक गिरा रहे हैं और यहां से जो हॉट एयर जा रहा है, यह इधर से कोक आ रहा है, Fe2O3 कोक और चूना पत्थर आ रहा है, कोक इधर से गिरा और इधर से गर्म हवा जो आ रहा है, तो गर्म हवा जो है वह कोक को क्या करता है, जला देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जलाना को दहन भी कहा जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को कहते हैं दहन का क्षेत्र, जोन ऑफ कंबशन। इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है जहां का टेम्परेचर 1570 केल्विन के करीब है, इसको उष्मा अवशोषण का क्षेत्र कहा जाता है, उष्मा अवशोषण का क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या होता है कि यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, इस क्षेत्र में ये रिएक्शन हुआ C+O2CO2, यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना यह ऊपर की ओर उठेगा और इधर से कोक आ रहा है, तो कोक के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। इसमें उष्मा लगती है, उष्मा का अवशोषण होता है, यह एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उष्मा शोषीय क्रिया है, इसलिए इसको कहा जाता है उष्मा अवशोषण का क्षेत्र। तो पहला क्षेत्र हो गया बिल्कुल फर्नेस के ठीक बॉटम वाला, जिसमें दहन का क्षेत्र, कोक का दहन हुआ, इधर से जो हॉट एयर आ रहा है, गर्म हवा जो आ रहा है, उसका ऑक्सीजन कोक को क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है CO2 में। इसके बाद CO2 ऊपर उठा, गर्म हवा ऊपर उठती है और इधर से कोक आया, कोक के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। इस क्षेत्र में उष्मा का अवशोषण होता है, इसलिए इसको उष्मा अवशोषण का क्षेत्र कहा जाता है। यह रिएक्शन जो है यह उष्मा शोषी होता है। इसके बाद का जो क्षेत्र है जहां का टेम्परेचर 1123 केल्विन के करीब है, देखिए ये सब अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया, 4 क्षेत्र और ये 5वां गलन का क्षेत्र। तो जहां का टेम्परेचर 1123 केल्विन के करीब है, इस क्षेत्र में क्या होता है कि जो चूना पत्थर इधर से आ रहा है, चूना पत्थर अब घटित होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए हेमाटाइट अयस्क में मुख्य अशुद्धि के रूप में सिलिका उपस्थित रहता है, सिलिका यानी बाली। तो सिलिका यहाँ पर गैंग हो गया और ये चूना पत्थर जो मिलाता है यह घटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड देता है। यह कैल्शियम ऑक्साइड फ्लक्स का कार्य करता है और यह अशुद्धि सिलिका के साथ मिलकर कैल्शियम सिलिकेट स्लैग का निर्माण करता है और यह स्लैग नीचे आता है और यहाँ से स्लैग हो द्वारा यहाँ से निकल जाता है। इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है जहाँ का टेम्परेचर 573 से 873 केल्विन के करीब है, इस जोन को कहा जाता है जोन ऑफ रिडक्शन, अवकरण का क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या होता है, अवकरण होता है। आयरन के जो ऑक्साइड होते हैं उनका अवकरण होता है। Fe2O3 यहाँ पर मेन रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड मेन रिड्यूसिंग एजेंट है। यह कंडीशन में पूछा जाता है कि द मेन रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइट, हेमाटाइट से आयरन के निष्कर्षण के दौरान मुख्य अवकारक मेन रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो यहाँ पर हम नोट कर देते हैं कि यहाँ पर मुख्य अवकारक जो है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको नोट कर लेंगे, मुख्य अवकारक इसमें कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यह Fe2O3 को Fe3O4 में पहले बदलता है और Fe3O4 से पुनः कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करके FeO देता है। Fe2O3 से भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करके FeO देता है और ये FeO जो हो गया यह फाइनली कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा किसमें अवकृत हो जाता है, Fe में। इस तरह से हमको पिघला हुआ ये सॉलिड फॉर्म में ये आयरन प्राप्त होता है। तो ये हम लोग देखिए 4 जोन। 5वां जोन है गलन का क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या होता है, गलता है। कौन गलता है, तो यह जो Fe सॉलिड स्टेट में प्राप्त हो रहा है, यही Fe जो सॉलिड स्टेट में है यह कन्वर्ट होता है Fe लिक्विड स्टेट में। इस क्षेत्र में गलन के क्षेत्र में होता है। तो मेन ये 4 जोन है, मेन 4 जोन है, जिसमें पहला जोन एक बार फिर से देख लीजिए, ये ब्लास्ट फर्नेस का फिगर है। इसमें ये किसका बना होता है, तो स्टील का बना होता है, स्टील का ये सेल है और इसमें अंदर में इसका जो भीतरी सतह है इसमें फायर ब्रिक्स होता है। ब्रिक मतलब ईंट, ईंट की परत होती है। नीचे ये ट्यूबर इसको कहा जाता है। इधर से गर्म हवा ब्लास्ट किया जाता है, इसमें गर्म हवा पूरा तेजी से ब्लास्ट किया जाता है जो अंदर जाता है। यहाँ 2 आपको होल दिखाई दे रहे हैं, एक से
पिघला हुआ आयरन निकलता है और एक से स्लैग निकलता है। नीचे से गर्म करते हैं, इसको 4 जोन में बांटते हैं, टेम्परेचर और रिएक्शन के आधार पर 4 जोन में बांटते हैं। गर्म चूंकि नीचे से करते हैं इसलिए सबसे अधिक ताप नीचे का होगा, उससे ऊपर की ओर बढ़ेंगे ताप घटता जाएगा। ये हो गया दहन का क्षेत्र। इसके ऊपर जहां का टेम्परेचर 1570 केल्विन है उष्मा अवशोषण का क्षेत्र कहा जाता है। इसके ऊपर ये स्लैग निर्माण का क्षेत्र है। ये जो टेम्परेचर 573 से 873 केल्विन है इसको हम लोग कहते हैं अवकरण का क्षेत्र। तो सबसे नीचे वाला जो बॉटम है यहाँ से गर्म हवा हम लोग ब्लास्ट कर रहे हैं और ऊपर से चार्ज के रूप में Fe2O3 कोक और चूना पत्थर आ रहा है। तो जो कोक आ रहा है और इधर से गर्म हवा हम दे रहे हैं, कोक जो है वह गर्म हवा उसको ऑक्सीकृत कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में। इस क्षेत्र में कोक का दहन होता है इसलिए इसको दहन का क्षेत्र कहा जाता है। अब कोक दहन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड में बदला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो गैस गर्म होकर ऊपर की ओर उठता है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आया, इधर से कोक आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कोक के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर इस रिएक्शन में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है इसलिए इसको ऊष्मा अवशोषण का क्षेत्र कहा जाता है। इसके ऊपर वाला जो जोन है जहां का टेम्परेचर 11 से 23 केल्विन के करीब होता है इसको स्लैग निर्माण का क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में क्या होता है कि जो यहाँ से चूना पत्थर हम गिरा रहे हैं, चूना पत्थर इस ताप पर अपघटित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड देता है। यह कैल्शियम ऑक्साइड फ्लक्स का कार्य करता है। हेमाटाइट अयस्क में मुख्य अशुद्धि के रूप में सिलिका रहता है। यह कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका अशुद्धि के साथ कंबाइन करके कैल्शियम सिलिकेट स्लैग का निर्माण करता है और यह स्लैग नीचे आएगा और इस स्लैग होल द्वारा बाहर निकल जाएगा। इसके ऊपर का जो क्षेत्र है जिसको अवकरण का क्षेत्र कहते हैं, इसमें अवकरण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जो यहाँ से ऊपर उठा, यह कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 को पहले Fe3O4 में, फिर Fe3O4 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके FeO में कन्वर्ट होता है। Fe2O3 भी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके FeO में कन्वर्ट होता है और ये FeO को फाइनली कार्बन मोनोऑक्साइड Fe में अवकृत कर देता है। यहाँ जो लोहा प्राप्त हो रहा है वह सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस रूप में होता है। यह गलन का क्षेत्र जहाँ का टेम्परेचर 1200 से लेकर के आपका 1400 केल्विन के बीच में होता है। यहाँ पर यह जो सॉलिड फॉर्म में Fe है वह पिघल जाता है और लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। इस तरह हमको मोल्टेन आयरन प्राप्त होता है, पिघला हुआ लोहा प्राप्त होता है जिसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, कार्बन इत्यादि अशुद्धियां होती हैं। इस तरह जो लोहा प्राप्त होता है उसको कच्चा लोहा पिग आयरन कहा जाता है। तो इसको आप लोग पहले फिगर बना लें, ये सब नोट कर लें, फिर इसके बाद हम बता रहे हैं आपको। तो स्मेल्टिंग के दौरान ब्लास्ट करने से जो पिघला हुआ लोहा प्राप्त होता है उसको पिग आयरन कहा जाता है। पिग आयरन में 95% आयरन, 4% कार्बन और 1% में सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज जैसी अशुद्धियां उपस्थित रहती हैं। यह इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन यानी आयरन का सबसे अशुद्ध रूप, इसको कह सकते हैं कि अशुद्धतम आयरन, आयरन का सबसे अशुद्धतम रूप जो है वह पिग आयरन कच्चा लोहा है। अब कच्चे लोहे को मेल्ट करके पिघला करके उससे हॉट एयर पास कराते हैं, गर्म हवा पास कराते हैं, तो कुछ कार्बन जो है इसमें से ऑक्सीडाइज हो जाता है और 3% कार्बन इसमें जब बच जाता है तब इसको कास्ट आयरन कहा जाता है। यानी पिग आयरन से थोड़ा सा कम कार्बन का प्रतिशत इसमें रहता है, इससे थोड़ा सा यह शुद्ध होता है। जब कास्ट आयरन को हीट किया जाता है एक फर्नेस में, भट्टी में, रिवर्बरेटरी फर्नेस उसको कहा जाता है, रिवर्बरेटरी फर्नेस में इसको जब हीट किया जाता है तब क्या होता है कि उसमें से और कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ऑक्सीकृत होकर निकल जाते हैं और सल्फर, फास्फोरस जैसे अशुद्धियां हैं ये भी ऑक्सीकृत होकर के बाहर निकल जाती हैं और इसको तो कहा जाता है रोट आयरन। इसमें 0.2 से 0.5% मात्र कार्बन होता है। यह प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। यदि पूछा जाता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है
कि प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन होता है, ऑप्शन रहेगा पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन। तो रॉट आयरन जो है यह प्यूरेस्ट फॉर्म, शुद्धतम रूप, आयरन का सबसे शुद्ध रूप है। यह सॉफ्ट होता है और जो धातु के गुण होते हैं कि आघातवर्धता और तन्यता इसमें पाई जाती है, तो यह आघातवर्ध भी होता है और तन्य भी होता है। आघातवर्ध मतलब कि पीट करके उसको चादर के रूप में बदलना, और तन्य मतलब कि खींच करके पतला पतला तार के रूप में बदलना। इसलिए इसका उपयोग चुंबक बनाने में, मोटर का डायनेमो बनाने में, कांटी में, चेन इत्यादि बनाने में किया जाता है। अब कास्ट आयरन से स्टील भी बनाया जाता है। इसके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। स्टील में 0.5 से 1.5% का आयरन होता है। अब कुछ आयरन के मिश्र धातु यहाँ लिखे गए हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील सबसे फेमस। स्टेनलेस स्टील में आयरन 73%, क्रोमियम 18%, निकेल 8% और बाकी कार्बन होता है। उसी तरह यदि आयरन में निकेल मिला दिया जाए तो इसको निकेल स्टील कहा जाता है। आयरन में टंगस्टन मिला दिया जाए तो यह टंगस्टन स्टील कहा जाता है। आयरन में यदि सिलिकॉन मिला दिया जाए तो सिलिकॉन स्टील, और यदि मैंगनीज मिला दिया जाए तो मैंगनीज। तो इस तरह हम आयरन के बारे में देखें। थैंक यू।